कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान लड़के जूनवू से, जो अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था और उसकी लाइव स्ट्रीम भी चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी कुछ अजीब घटने लगा। अचानक उसके चैट बॉक्स में लोग बार बार एक ही बात लिखने लगे, भागो, अभी निकलो। जूनवू को पहले लगा ये सब सिर्फ उसके फैंस का कोई प्रैंक है, लेकिन तभी उसके फोन पर एक सरकारी आपातकालीन चेतावनी आई और ठीक उसी वक्त बाहर से तेज धमाके की आवाज आई। उसके बाद चीख पुकार शुरू हो गई। कंफ्यूज होकर जूनवू बालकनी में गया और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसके होश उड़ गए। पूरा इलाका अफरा तफरी में था। लोग इधर उधर जान बचाकर भाग रहे थे, कुछ बिल्डिंग्स से कूद रहे थे, कोई चिल्ला रहा था। एक फायर ट्रक सड़क पर बेकाबू होकर टकरा गया और तभी उसकी नजर पड़ी। एक इंसान दूसरे इंसान को जानवरों की तरह काट रहा था। जूनवू समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी एक माँ अपनी छोटी बच्ची को बचाने के लिए हाथ में चाकू लेकर भागी, लेकिन जैसे ही उसने बेटी को पकड़ा, उसकी वही बेटी अचानक उस पर टूट पड़ी और उसे ही काटने लगी। जूनवू की रूह तक कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। उसने धीरे से झांक कर देखा तो बाहर सब शांत लग रहा था। थोड़ी हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला और तभी एक आदमी तेजी से अंदर घुस आया। ये उसका पड़ोसी सांगचुल था, जिससे उसकी ज्यादा बनती नहीं थी। जूनवू घबरा गया और उसे जाने को कहा, लेकिन सांगचुल ने विनती करते हुए कहा कि उसे सिर्फ बाथरूम यूज करना है, बस 1 मिनट। जूनवू ने झिझकते हुए हाँ कर दी और टीवी ऑन किया। तभी उसे सच्चाई का पता चला। एक अजीब और खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। यह वायरस इंसानों को खतरनाक झोंबी जैसा बना देता है और अगर कोई किसी को काट ले तो वह भी वैसा ही बन जाता है। इतना सुनते ही जूनवू की नजर सांगचुल के खून से सने कपड़ों पर पड़ी। उसका शक गहराने लगा। वह तुरंत एक चाकू उठा लाया और चिल्लाया, बाहर निकलो। सांगचुल बार बार कह रहा था कि वह ठीक है, लेकिन अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा बदलने लगा। वह झोंबी में बदल रहा था। गुस्से और डर में जूनवू ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर धक्का दे दिया और फौरन दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अभी वह चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि एक और नई मुसीबत आ गई। उसके शोर की वजह से आसपास के झोंबी सतर्क हो गए थे और बाहर खड़ा सांगचुल, जो अब पूरी तरह से झोंबी बन चुका था, उसे एक और झोंबी ने आकर बेरहमी से मार डाला। जूनवू की हालत अब पूरी तरह बिगड़ने लगी थी। आंखों के सामने जो कुछ उसने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दहशत में आकर उसने सबसे पहले अपना फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने अड्डा दिया ताकि बाहर से कोई झोंबी अंदर ना घुस पाए। इसके बाद उसने घबराकर अपने मम्मी पापा को कॉल करने की कोशिश की, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या वो अभी भी ठीक हैं। लेकिन किसी भी नंबर पर जवाब नहीं मिला। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन कुछ देर बाद उसकी माँ का एक छोटा सा मैसेज आया, हम अभी सेफ हैं, तुम घर से बाहर मत निकलना और रेस्क्यू का इंतजार करना। ये पढ़कर जूनवू को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन डर अब भी कायम था। रात होने पर उसने अपने पास रखे खाने के सामान को चेक किया। बहुत कम सामान बचा था। पहले उसने उसे 7 हिस्सों में बांटा ताकि कुछ दिन तो निकाल सके, लेकिन फिर दोबारा सोचा, क्या पता रेस्क्यू टीम आने में ज्यादा वक्त लग जाए, तो उसने उसी खाने को 9 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। अब उसके पास सिर्फ उम्मीद थी और थोड़ा सा खाना। अगली सुबह उसने इंटरनेट ऑन किया, शायद दुनिया के हालात समझ सके। वहां उसे कुछ ऐसे लोगों की वीडियो मिली जो मदद के लिए बुरी तरह चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। वो अकेले नहीं था, लेकिन ये देखना और भी ज्यादा डरावना था। इससे प्रेरित होकर जूनवू ने भी अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड की, एक विनती, एक पुकार, ताकि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। कुछ लोग तो लाइव स्ट्रीम करके अपनी मौत को दस्तक देते दिखे। वो समझ गया था कि अगर कोई मदद करने वाला होता तो अब तक शायद आ चुका होता, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। तभी उसकी नजर अपने कमरे में रखे एक छोटे से ड्रोन पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। उसने फौरन अपना मोबाइल फोन ड्रोन से जोड़ दिया और उसे अपार्टमेंट से बाहर भेजा, ये जानने के लिए कि आसपास क्या चल रहा है। ड्रोन के कैमरे से मिली तस्वीरें बेहद डरावनी थीं। पूरी बिल्डिंग और कॉलोनी एक भयानक युद्ध का मैदान बन चुकी थी। हर तरफ खून, चीखें और झोंबी ही झोंबी। कोई इंसान जिंदा दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। थक हार कर खुद को थोड़ा सामान्य करने के लिए जूनवू ने फिर से अपना गेम शुरू करने की कोशिश की, जो वो पहले खेल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने लॉगिन किया, स्क्रीन पर लिखा आया, सर्वर डिस्कनेक्टेड। लगता था जैसे इंटरनेट भी अब जवाब देने लगा था। शायद बाहर फैले झोंबी अटैक ने सर्वर सिस्टम को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया था। गेम नहीं चला, वीडियो नहीं खुले, तो जूनवू ने सोचा कि थोड़ा सो ही लिया जाए। लेकिन जैसे ही रात के करीब 2:30 बजे हुए, अचानक नीचे से आती कुछ अजीब आवाजों से उसकी नींद टूट गई। थोड़ी चिंता और उत्सुकता के साथ वह खिड़की के पास गया और नीचे झांका
तभी उसके कानों के पास से एक गोली सनसनाती हुई निकली। वो एक पल के लिए दहशत में आ गया, लेकिन फिर उसने जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था। एक महिला पुलिस अफसर अकेले ही झोंबी के झुंड से लड़ रही थी। वो अफसर बहादुर थी, डर से बेखबर, गोलियों से झोंबी को गिरा रही थी, लेकिन हर गोली की आवाज दूसरे झोंबी को अपनी तरफ खींच रही थी। और अब उसकी राइफल की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही उसने रीलोड करने की कोशिश की, एक झोंबी ने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो अफसर अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। झोंबी उस पर टूट पड़े थे। हार मानते हुए उसने अपनी गन उठाई और अपने ही सिर पर रख ली। शायद अब वो खुद को खत्म करने जा रही थी, लेकिन उसे ये करने का मौका भी नहीं मिला। दो झोंबी ने उसके हाथ पकड़ लिए और घसीटते हुए उसे बिल्डिंग की पार्किंग की तरफ ले गए। वहां पहले से ही और भी कई झोंबी छिपे हुए थे। ये मंजर देखकर जूनवू की आंखें भर आईं। वो ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, सिर्फ इसीलिए कि झोंबी उस औरत से ध्यान हटाकर उसकी तरफ आ जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ना वो महिला बच सकी और ना ही उसकी कोशिश काम आई। लेकिन अब एक नई मुसीबत जूनवू के दरवाजे तक आ चुकी थी। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दरवाजे के पीछे लगाया गया फ्रिज जोर से हिला। किसी ने बाहर से उसे लात मारी थी। वो कोई और नहीं, वही भयानक झोंबी था जिसने उसके पड़ोसी सांगचुल को मार डाला था। अब वो सीधे जूनवू की तरफ आ रहा था। जूनवू ने डर के मारे तुरंत फ्रिज को दोबारा दरवाजे पर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो झोंबी इतना ताकतवर था कि वो किसी भी पल दरवाजा तोड़ सकता था। इसी बीच जूनवू के दिमाग में एक आइडिया आया। ये झोंबी स्मार्ट नहीं है, लेकिन मैं हूं। जैसे ही झोंबी ने दरवाजा तोड़ना शुरू किया, जूनवू दौड़कर बालकनी पर गया और बिना कुछ सोचे वह रेलिंग से नीचे की तरफ लटक गया। झोंबी ने उसे पीछा करते हुए छलांग मारी, लेकिन वह सीधे ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर गया। जूनवू मुश्किल से बालकनी की ग्रिल पकड़ पाया, लेकिन किसी तरह अपना संतुलन बनाते हुए वापस ऊपर चढ़ गया। एक बार फिर वो मौत के मुंह से बाल बाल बच निकला, लेकिन अब वो जानता था कि ऐसे और मौके आते रहे तो ज्यादा दिन जिंदा रह पाना आसान नहीं होगा। जूनवू ने जैसे ही नीचे झांका, उसका दिल टूटकर बिखर गया। जिसे वो बचाना चाहता था, वो बहादुर महिला पुलिस अफसर, अब खुद एक झोंबी बन चुकी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे इंसानियत ने हार मान ली हो। अब जूनवू पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपना दरवाजा और भी कसकर बंद कर लिया, जैसे खुद को इस डरावनी दुनिया से पूरी तरह अलग करना चाहता हो। उसने बाहर की दुनिया से उम्मीदें छोड़ दी। अब उसकी जिंदगी बस चार दीवारों के अंदर ही रह गई थी। उसने अपने पापा की पुरानी शराब की बोतलें निकाल लीं और धीरे धीरे पीने लगा। भूख लगी तो इंस्टेंट नूडल्स खा लिए, थक गया तो सो गया, और जब मन टूटता तो चुपचाप रो लिया। एक अजीब सा सन्नाटा उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा दिन नहीं टिक सका। धीरे धीरे उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा। अब हालात बद से बदतर हो चुके थे। उसे लगने लगा कि अब उसका अंत निकट है। लेकिन तभी किस्मत ने एक आखिरी बार दस्तक दी। उसके मोबाइल पर उसकी मां का एक वॉइस मैसेज आया। उम्मीद की हल्की सी किरण दिखी, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर था। मैसेज प्ले ही नहीं हो रहा था। जूनवू ने एक बड़ा रिस्क लिया। वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर चढ़ गया ताकि मोबाइल में बेहतर नेटवर्क आ सके। जैसे तैसे उसने सिग्नल पकड़ लिया, लेकिन जो उसने उस मैसेज में सुना, उसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। मैसेज में उसकी मम्मी और पापा की दर्द भरी चीखें थीं। झोंबीज ने उन पर हमला कर दिया था। जूनवू बस सुनता रहा, बेबस, लाचार। अब उसके पास कोई नहीं बचा था। माँ बाप की मौत की खबर ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उसे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने भीतर का दर्द बाहर निकालने का फैसला किया। वह गुस्से और गम से भरा हुआ था। उसने दरवाजा खोला और सामने दिखे झोंबी पर हमला कर दिया। जानबूझकर बहुत शोर मचाया ताकि और झोंबी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। लेकिन जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो उसने डरते डरते एक कदम बाहर रखा। जैसे ही वह बाहर निकला, सामने से झोंबी का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। जूनवू तैयार तो था, लेकिन अंदर से बेहद डरा हुआ। वो दौड़ पड़ा, पागलों की तरह। हर तरफ सिर्फ मौत का साया था। उसने फौरन लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन तभी एक और बड़ा झोंबी झुंड उस पर टूट पड़ा। किसी तरह वह पास में पड़े एक कचरे के डिब्बे के पीछे छिप गया। सांस रोककर बैठा रहा। झोंबीज पास से गुजर गए और शायद उसे नहीं देख पाए। मौका मिलते ही वह तुरंत अपने अपार्टमेंट की ओर भागा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शुक्र की बात यह थी कि पीछा कर रहा झोंबी अंधा था। वह जूनवू को देख नहीं पाया। जूनवू ने बिना देर किए अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और खुद को अंदर बंद कर लिया, लेकिन उसके द्वारा की गई हल्की आवाज भी अब झोंबीज को आकर्षित करने लगी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ झोंबी अब भी इंसान होने की कुछ हल्की यादें अपने भीतर रखे हुए थे। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, जैसे उन्हें आदत हो किसी नॉब को पकड़ने की। मगर कुछ देर कोशिश करने के बाद वो थक गए
और वहां से चले गए। उस रात जूनवू ने मान लिया था कि अब उसका सफर यहीं खत्म हो गया है। माता पिता की मौत, अकेलापन, भूख, डर, इन सब ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसने खुद से हार मान ली थी और जब अंदर की सारी उम्मीद बुझ चुकी थी तब उसने अपने मोबाइल कैमरे के सामने एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया, एक अलविदा दुनिया को और खुद को। लेकिन जैसे ही उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, उसी पल उसकी खिड़की के पार एक चमकती हुई लाल रोशनी नजर आई। वो रोशनी सामने की इमारत से आ रही थी। जूनवू अचानक रुक गया। उसकी आंखें उस रोशनी पर टिक गईं और तभी उसे वहां एक लड़की दिखाई दी, जवान, होशियार और जिंदा। उसने लाल टॉर्च से इशारा किया और जूनवू की तरफ देखा और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकाला, इडियट। लेकिन यह गाली जूनवू को किसी तोहफे से कम नहीं लगी। इतनी तबाही में किसी जिंदा इंसान का मिलना उसे जिंदगी की तरफ फिर से खींच लाया। उसने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। थोड़ी देर बाद लड़की ने हाथ के इशारे से बताया कि सुबह 7 बजे वो उससे बात करेगी। दोनों फिर अपने अपने कमरे में लौट गए। उस लड़की का नाम था किम यूबिन। वो भी उसी तरह जिंदा थी जैसे जूनवू, लेकिन उसमें एक बात खास थी। वो इस सर्वाइवल सिचुएशन में काफी समझदार और सख्त थी। किम ने अपने अपार्टमेंट को अच्छी तरह से सुरक्षित किया हुआ था। अंदर खाने का सामान सहेज कर रखा था। हर चीज को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करती थी। उसने अपने कमरे में कई तरह के ट्रैप्स भी लगा रखे थे ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर घुस भी आए तो जिंदा न बच सके। अगली सुबह जब दोनों ने इशारों में एक दूसरे को नाम बताया तो जूनवू बेहद खुश था, लेकिन उस वक्त वो बहुत भूखा भी था। पेट दर्द कर रहा था। किम ने उसकी हालत देखकर तय किया कि उसे कुछ खाना भेजना चाहिए। उसने एक प्लान बनाया। उसने एक बेसबॉल में रस्सी बांधी और उसे सामने की बिल्डिंग में फेंकने की कोशिश की ताकि दोनों अपार्टमेंट को एक तरह से जोड़ा जा सके। लेकिन दूरी का अंदाजा थोड़ा गलत हो गया। सौभाग्य से जूनवू ने समझ लिया कि किम क्या करना चाहती है। उसने तुरंत अपना ड्रोन निकाला, रस्सी उसमें बांधी और उसे उड़ाकर सीधे किम के पास भेज दिया। यह आइडिया काम कर गया। थोड़ी ही देर में किम ने फूड पैकेट रस्सी से बांधकर उसकी तरफ भेज दिया। जूनवू के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उसने कई दिनों बाद ढंग का खाना खाया, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं चली। अचानक एक फायरमैन जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, उसकी नजर रस्सी और बेसबॉल पर पड़ गई। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। जूनवू ने तुरंत किम को चेतावनी दी। किम ने रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने जोर से रस्सी खींची और उसका असर यह हुआ कि किम के ऊपर एक भारी टेबल गिर पड़ी और वह बेहोश हो गई। अब हालात और भी बिगड़ चुके थे। वो ज़ॉम्बी किसी आम ज़ॉम्बी जैसा नहीं था। उसमें इंसानों जैसा सोचने की शक्ति बची थी। वो सीधे बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने लगा और किम के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जूनवू ने पास से एक बोतल उठाई और उसे ज़ॉम्बी की तरफ फेंकी ताकि उसका ध्यान भटके, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वो रुकने वाला नहीं था। अब आखिरी कोशिश के तौर पर जूनवू ने फिर से अपना ड्रोन उड़ाया। इस बार वो ज़ॉम्बी के चेहरे के पास जाकर उसे परेशान करने लगा। ये चाल थोड़ी देर के लिए काम कर गई, लेकिन ज़ॉम्बी ने गुस्से में आकर ड्रोन पर एक जोरदार वार किया और वो नीचे गिर गया। जैसे ही ज़ॉम्बी किम के कमरे में घुसने ही वाला था, सौभाग्य से किम को होश आ गया। वो फुर्ती से खड़ी हुई और खुद को बचाया। उसी शाम तेज बारिश होने लगी। दोनों ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने बर्तन और कटोरे बाहर रख दिए ताकि पानी इकट्ठा कर सकें। इतने दिनों बाद उन्हें पानी की भी उम्मीद नजर आई। फिर किम ने दूरबीन निकाली और एक दिलचस्प चीज देखी। पास की एक बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर कोई ज़ॉम्बी नहीं था। शायद वहां कुछ खास था या शायद कोई मौका। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वो अब लगभग खत्म हो चुका था। हालात ऐसे हो चुके थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अब अपार्टमेंट से बाहर निकलकर कुछ खाने का इंतजाम करना ही होगा। डर अपनी जगह था, लेकिन भूख अब जानलेवा बन चुकी थी। उस रात जूनवू ने तय किया कि वो खुद जाकर कुछ खाने का सामान ढूंढेगा। उसने अपने पैरों पर तौलिया लपेट लिया ताकि चलते वक्त कोई आवाज न हो। फिर हाथ में बेसबॉल बैट लिया और धीरे से दरवाजे को खोला। बाहर गलियारे में सब कुछ शांत था और डरावना भी। चलते चलते उसकी नजर एक लाश पर पड़ी। वो उसके ही किसी पड़ोसी की थी। लाश के पास कुछ चाबियां पड़ी थी। जूनवू ने वो चाबियां उठाई और पास वाले एक फ्लैट का दरवाजा खोल लिया। जैसे ही वो अंदर गया, वहां एक आदमी फर्श पर पड़ा था। उसने सावधानी से एक जूता उठाकर उस पर फेंका। कोई हरकत नहीं हुई। लग रहा था कि वह मर चुका है। थोड़ी राहत महसूस करते हुए जूनवू ने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। फ्रिज खोलते ही सड़ी हुई चीजों की बदबू ने उसे उल्टी करवा दी, लेकिन शुक्र है कुछ डिब्बा बंद खाना और ड्रिंक्स अब भी सही सलामत थे। उसने उन्हें पैक किया और वापसी की तैयारी की। जाते वक्त उसे और भी खाने के पैकेट और 2 वॉकी टॉकी भी मिल गए, लेकिन बस यहीं पर उससे एक चूक हो गई। जिज्ञासावश उसने वहां पड़ी लाश को गौर से देखने की कोशिश की और तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी ने उस पर झपट्टा मारा। जूनवू ने फुर्ती से उस पड़ी हुई लाश को अपनी ढाल बना लिया और ज़ॉम्बी का वार रोक लिया। फिर बिना पीछे देखे वह दौड़ पड़ा।
भागता हुआ अपने फ्लैट की ओर और जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन जान बच गई थी। उस रात जून वू ने कई दिनों बाद भरपेट और चैन से खाना खाया। फिर उसने एक बॉक्स में आधा खाना और एक वॉकी टॉकी रखा और उसे रस्सी के जरिए किम की बिल्डिंग तक पहुंचा दिया। अगली सुबह वॉकी टॉकी पर किम की मीठी सी आवाज सुनाई दी। शुक्रिया कहा। जून वू के लिए ये एक इमोशनल पल था। इतने दिनों बाद किसी इंसानी आवाज को सुनना जैसे फिर से उम्मीद लौट आई हो। अब दोनों हर दिन वॉकी टॉकी पर बातें करने लगे। उनकी ये दोस्ती इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में एक नई रोशनी बन गई थी। बातों बातों में वो हंसते भी थे और डरते भी, लेकिन एक दूसरे का साथ ही उन्हें मजबूत बनाए हुए था। इसी दौरान एक शाम जब वे आराम से बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे बाहर बारिश हो रही हो। जून वू खिड़की की ओर दौड़ा, पानी इकट्ठा करने की उम्मीद में, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कोई बारिश नहीं थी, वो तो झोंबीज के दौड़ते कदमों की गूंज थी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार सारे झोंबी एक साथ पागल हो चुके थे और इमारतों की तरफ दौड़ रहे थे। जून वू और किम दोनों तुरंत जमीन पर लेट गए। अब एक हल्की सी भी आवाज उनकी मौत बन सकती थी। किम ने अपने पास रखा एक एक्स उठाया, लेकिन गलती से उसके हाथ से एक शेल्फ टकरा गया और वह जोर से गिर गया। आवाज सुनते ही झोंबीज का ध्यान उसकी ओर चला गया। वो धीरे धीरे उसके अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगे। किम बुरी तरह घबरा गई। दरवाजे के पास कदमों की आहट सुनाई देने लगी। तभी जून वू ने तुरंत वॉकी टॉकी पर उससे उसका अपार्टमेंट नंबर पूछा। जैसे ही झोंबी उसके दरवाजे तक पहुंचे, ठीक उसी समय पास वाले फ्लैट में एक मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। झोंबीज उस तरफ मुड़ गए, कंफ्यूज हो गए, और तभी सच्चाई सामने आई। जून वू ने बड़ी चालाकी से किम के पड़ोसी के मोबाइल नंबर पर कॉल किया था, ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका सके। उसकी तेज सूझबूझ ने किम की जान बचा ली। अब हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। जून वू और किम जिस फ्लोर पर रह रहे थे, वहां ज़ॉम्बीज का कब्जा हो चुका था। ऊपर से उनका खाना भी लगभग खत्म हो गया था। अब यहां रहना सीधा मौत को गले लगाने जैसा था। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो अब उस फ्लोर पर शिफ्ट होंगे जिसे किम पहले ही ज़ॉम्बी फ्री स्काउट कर चुकी थी। किम ने अपने अपार्टमेंट से रस्सी नीचे की तरफ मजबूती से बांधी। जून वू ने कहा कि वो पहले जाएगा, लेकिन किम ने कुछ भी सुने बिना बिना किसी झिझक के सीधे अपने अपार्टमेंट से छलांग लगा दी। जैसे ही वो नीचे उतरी, चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े। लेकिन किम तैयार थी। उसने तुरंत अपनी क्लाइंबिंग पिक निकाली और ज़ॉम्बीज को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। ऊपर से यह सब देख जून वू दंग रह गया। लेकिन अगले ही पल एक ज़ॉम्बी ने किम को पीछे से धक्का दे दिया और वो गिर पड़ी। उसी वक्त जून वू भी नीचे कूद आया और उस ज़ॉम्बी पर वार कर दिया। उसने किम को खींचते हुए सीढ़ियों के रास्ते अंदर ले आया और दोनों ने मिलकर कांच का दरवाजा बंद कर दिया। ज़ॉम्बीज का झुंड ठीक पीछे था और दरवाजा अब टूटने ही वाला था। ऐसे में उन्होंने तुरंत लिफ्ट में छलांग लगा दी। किस्मत से लिफ्ट में बैकअप पावर अब भी चालू थी। लिफ्ट उन्हें सीधे उस 8वें फ्लोर पर ले गई, जिसे उन्होंने पहले से ही स्काउट कर रखा था। वहां ज्यादा खतरा नहीं था। फ्लोर पर पहुंचते ही दोनों ने एक एक करके सभी दरवाजे चेक करने शुरू कर दिए, ताकि कोई सेफ रूम मिल जाए। लेकिन तभी बरामदे में उन्हें एक अकेला ज़ॉम्बी दिखाई दिया। जून वू ने सोचा कि अकेला है तो इससे निपट लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, स्टेयरवेल से पूरी ज़ॉम्बी की भीड़ अंदर घुस आई। अब हालात एकदम बेकाबू हो चुके थे। किम दरवाजे खोलने की कोशिश में लग गई, जबकि जून वू एक गेट तोड़कर ज़ॉम्बीज का रास्ता रोकने लगा। तभी अचानक एक दरवाजा खुला और एक हाथ बाहर आया। उसने किम को अंदर खींच लिया। कुछ ही सेकंड में एक स्मोक ग्रेनेड हॉलवे में फेंका गया और एक रहस्यमय आदमी सामने आया। उसने जून वू को भी अंदर खींच लिया। फिलहाल दोनों सुरक्षित थे, लेकिन किम अब भी सतर्क थी, क्योंकि उसे याद था कि यह फ्लोर तो पूरी तरह खाली था। तो यह आदमी यहां कैसे? वह आदमी पानी लेकर आया और बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। वह खुद भी थका हुआ लग रहा था। जब उसने पानी एक ही घूंट में पी लिया, तब जाकर जून वू और किम ने भी धीरे धीरे पीना शुरू किया। वह आदमी काफी फ्रेंडली लग रहा था। फिर उसने खाने का सामान निकाला। दोनों इतने भूखे थे कि खाना देखकर जैसे टूट पड़े। आदमी ने कहा, आराम से खाओ, मैंने रेडियो पर सुना है कि रेस्क्यू टीम रास्ते में है। ये सुनते ही जून वू और किम की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। इतने दिनों के बाद उन्हें पहली बार लगा कि शायद सच में अब वो बच सकते हैं। लेकिन तभी किम को कुछ अजीब लगा। उसने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर कुछ फैमिली फोटो थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उस आदमी से मेल नहीं खाता था। वो उलझन में पड़ गई और तभी जून वू अचानक उसकी बगल में बेहोश होकर गिर गया। किम घबरा गई, लेकिन अब उसकी भी नजरें धुंधली होने लगी थीं और कुछ सेकंड में वह भी फर्श पर गिर पड़ी। उस रहस्यमयी आदमी का असली चेहरा अब सामने आने वाला था। जैसे ही किम होश में आई, उसने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया। उसकी आंखों के सामने एक महिला थी जो किसी जंजीर से बंधी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं
और उसके शरीर से अजीब हरकतें हो रही थीं। तभी उसे एहसास हुआ, ये कोई और नहीं, उस आदमी की पत्नी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो आदमी अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। इसलिए जब वो ज़ॉम्बी बन गई, तब भी उसने उसे अपने पास ही रखा और उसकी भूख मिटाने के लिए वो चुपचाप दूसरे बचे हुए लोगों को लाकर उसे खिला देता था। इस बिल्डिंग की जो पुरानी फैमिली थी, वो सब अब इस खौफनाक भूख का हिस्सा बन चुकी थी। किम के सामने अब असली खतरा था, सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि इंसानी पागलपन। वो आदमी बाहर से धीरे धीरे रस्सी ढीली करने लगा, जिससे ज़ॉम्बी पत्नी बंधी थी। किम की चीख सुनाई दी, लेकिन उसके पास भागने की जगह नहीं थी। डर से कांपती हुई वो पीछे हटने लगी। उसी पल जून वू की भी आंख खुल गई। हालात समझते ही उसने लड़खड़ाते हुए खुद को उठाया और बंदूक लेकर उस आदमी पर तान दी। पर वो आदमी बिल्कुल शांत था, मानो उसने हार मान ली हो। उसकी आंखों में सिर्फ थकावट थी। जून वू ने आगे बढ़कर रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जॉम्बी इतनी ताकतवर थी कि वो काबू में नहीं आई। रस्सी उसके हाथ से फिसल गई और खतरा और पास आ गया। वो दरवाजे तक भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। अगले ही पल कमरे में एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर एकदम सन्नाटा। क्या अब सब खत्म हो गया था? लेकिन हकीकत कुछ और थी। किम ने होशियारी दिखाई थी। उसने जॉम्बी के मुंह पर तकिया रखकर अपने आप को बचा लिया था। लेकिन आदमी अब भी उस जॉम्बी औरत को वैसे ही प्यार से देख रहा था, जैसे पहले देखा करता था। किम ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने बंदूक उठाई और दोनों को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन उस एक गोली की आवाज ने इमारत के हर जॉम्बी को जगा दिया। चारों तरफ से राक्षसी भीड़ दरवाजे तोड़ने लगी। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो लड़ो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। किम और जून वू ने एक दूसरे को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और हथियार उठा लिए। मगर तभी एक तेज आवाज आई, किसी हेलीकॉप्टर की। वे भागकर खिड़की की तरफ गए और आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ पड़ी। सचमुच रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ चुका था। दोनों हिम्मत जुटाकर दौड़े, जॉम्बीज को चकमा देते हुए छत तक पहुंचे। जून वू ने रास्ते में पड़ी साइकिल जॉम्बीज की भीड़ के बीच फेंक दी ताकि वे रुक जाएं। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, पर जॉम्बी तो दरवाजे को तोड़ ही रहे थे। इसी बीच हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया और चारों ओर फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार दोनों को बचा लिया गया। रेस्क्यू के बाद रेडियो टॉवर भी फिर से चालू हो गया। अब बचे हुए दूसरे लोग भी एसओएस सिग्नल भेजने लगे, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है, उम्मीद कभी नहीं मरती। इसी के साथ ये थ्रिल और सर्वाइवल से भरी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।